गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी हिंदी की क्लास का हमारा आज का टॉपिक है शब्द रचना उपसर्ग। ये हमारा हिंदी सेकंड चैप्टर 4 है। तो आइए हम ये देखते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं और इसका उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं। तो उपरोक्त शब्दों जैसे कि ये कुछ उपशब्द दिए गए हैं, जैसे कि सुगंध है, दुर्बल है और उद्घाटन है। तो उपरोक्त शब्दों जैसे सुगंध, दुर्बल और उद्घाटन का निर्माण गंध, बल, घाटन शब्दों से पूर्व क्रमशः सु, दुर और उद शब्दांश जुड़कर हुआ है, अतः ये शब्दांश उपसर्ग है। हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं या उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले जोड़ते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे उपसर्ग होते हैं ये हमेशा इन शब्दों के पहले जोड़ते हैं। जैसे प्रा शब्द, यहाँ पर ये है शब्द हार, तो जब हमने इसको हार शब्द में हमने उपसर्ग प्रा को जोड़ा तो ये हार जो है ये पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और ये नया शब्द बन गया प्रहार। इसी तरह से उपसर्ग है उप और हमारा शब्द है कार। तो जब हमने इस कार शब्द में इस उपसर्ग उप को जोड़ा तो ये हमारा उपकार बन गया। अब यहाँ पर कार, ये पूरी तरह से शब्द बदल गया और ये एक नया शब्द बना जो कि है उपकार। इसी तरह से आ प्लस कार, हमारा शब्द था कार और हमने उसमें आ उपसर्ग लगाया, तो जब हमने कार में आ उपसर्ग को जोड़ा तो ये बदल कर आकार बन गया। इस तरह से हम जब किसी भी शब्द के प्रारंभ में उपसर्गों को जोड़ देते हैं, तो जब हम उपसर्ग का उपयोग करते हैं शब्दों के साथ तो वह उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द हमारे सामने प्रकट करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, मतलब जो हमारे ये उपसर्ग हैं ये 4 हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। तो ये हमारे इस प्रकार से 4 उपसर्ग होते हैं। अब ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, तो ये अति का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। और अति से कौन कौन से उपसर्ग बन सकते हैं? जैसे अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतिशय और अतिक्रमण। इसी प्रकार से अधि का मतलब होता है अधिक मतलब ऊपर, तो इससे बनेंगे शब्द अधिकार, अधिकृत, अधिवक्ता, अधिपति, अधिकरण और अधिभार। तो इसी प्रकार से हम जब इन शब्दों में किसी भी शब्द में हम इन उपसर्गों का उपयोग करते हैं तो वो अर्थ उसका बदल देते हैं और एक नया शब्द प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से ये और भी उपसर्ग दिए हुए हैं जो कि संस्कृत के हैं, जैसे कि अभी, अव, आ, अद, उद, उप, दुर, निश, नी, परा, परी, प्रा, प्रति और सु, ये हमारे सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे आ, तो आ का अर्थ होगा अभाव। अब अभाव जो इसमें आ जोड़ेगा, जैसे अहिंसा, अपूर्व, अज्ञान, अमर, अधर्म, अचेत। अन का भी मतलब अभाव होता है, जैसे अनपढ़, अनहोनी, अनकहा, अनमोल, अनबन। इसी प्रकार से ही कुछ और भी उपसर्ग दिए हुए हैं, जैसे कु, चौ, पर, नी, भर, सु, अध, उन। फिर उसके बाद आता है नंबर 3 हमारा उर्दू के उपसर्ग, जैसे कम, खुश, गैर। कम का मतलब थोड़ा, जैसे कि कमज़ोर, कम अक्ल, कम वक्त, कम समझ और कम खर्च। और फिर और दूसरा उपसर्ग है खुश, जैसे खुश का मतलब होता है प्रसन्न या अच्छा। खुशबू, खुश दिल, खुशखबरी, खुशकिस्मत। और भी हमारे उपसर्ग हैं उर्दू के, गैर, ना, बद, बे, हम, हार। ये सब हमारे उर्दू के उपसर्ग हैं।
फिर आते हैं हमारे संस्कृत के अवयव। अब जैसे अतः, अतः का मतलब होता है भीतरी, जैसे अंतःकथा, अंतःकरण, अंतःप्रेरणा, अंतःपुर या अंतःक्रिया। फिर है आ का मतलब अभाव होता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, मैं बता चुकी हूँ। फिर ये इस तरह से हमारे ये संस्कृत के अवयव हैं। तो आई होप कि आपको अब उपसर्ग समझ में आ गया होगा, और अब आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, तो आपका जो भी और तो आपका ये उपसर्ग वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।